बच्चों, आज का टॉपिक है आपका गणित शिक्षण की विधियां। यह लेक्चर 2 है। बच्चों, आज हम बताएंगे गणित शिक्षण की कितनी विधियां होती हैं और उस विधियों के बारे में बताऊंगा, उसके गुण भी बताऊंगा, उसके दोष भी बताऊंगा। बच्चों, गणित की शिक्षण विधियों से प्रश्न जो है आपके डीएलएड जो बीडीसी बच्चे कर रहे हैं, इससे भी बहुत अच्छा प्रश्न, इसमें भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया। सी टेट में तो 15 नंबर का क्वेश्चन आपको शिक्षण शास्त्र से पूछता है, जिसे पेडागॉजी आप लोग कहते हैं। उसी प्रकार ये सभी परीक्षाओं, सभी टेट की जो प्राइमरी लेवल की भर्तियां होती हैं, परीक्षाएं होती हैं, इनमें भी बहुत अच्छे नंबर का प्रश्न इससे उठाता है। उसके पश्चात केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो प्राइमरी की भर्तियां होती हैं, प्राइमरी की जो भर्तियां होती है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रश्न उठाता है इससे। बच्चों, इसलिए मैं इस टॉपिक को बता रहा हूं, बहुत ही शार्ट तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, जो आपको एकदम बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। गणित शिक्षण की विधियां। बच्चों, गणित शिक्षण की कितनी विधियां होती हैं? 6 विधियां होती हैं। गणित शिक्षण की 6 विधियां होती हैं। मैंने बोला, एक बार देखिएगा, गणित शिक्षण की कितनी विधियां होती हैं? 6 विधियां होती हैं और मैं 6 के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा। गणित शिक्षण की जो विधियां होती हैं वह 6 प्रकार की होती हैं। इसको पढ़ने के लिए देखिए, आखिर में गणित में शिक्षण विधियों की आवश्यकता क्यों हुई, यह भी जानना जरूरी है। तो गणित शिक्षण में, गणित शिक्षण को सरल व रोचक बनाने के लिए, गणित व शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, गणित शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाने हेतु इस विधियों का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा हूं, गणित जो शिक्षण की विधियां थी, इनमें गणित को सरल व रोचक बनाने के लिए, गणित को सरल एवं रोचक बनाने के लिए इन विधियों, 6 विधियों का प्रयोग किया गया गणित में। जिसमें पहली विधि आती है आगमन विधि। पहली विधि है आपकी आगमन विधि। बच्चों, आगमन विधि में होता क्या है? आगमन विधि में सूत्र क्या होते हैं? आगमन विधि में गुण क्या होता है? आगमन विधि के दोष क्या होते हैं? यह सब मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। आगमन विधि में होता क्या? तो इस विधि में पहले बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि में पहले बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि में बच्चों को उदाहरण पहले दे दिया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं। यह नियम बच्चों, उदाहरण पहले दिए जाते हैं और नियम बाद में बताए जाते हैं। यह नियम छोटी कक्षाओं हेतु बहुत उपयोगी है। बच्चों, आगमन विधि के अंतर्गत होता क्या है कि इस विधि में पहले बच्चों को उदाहरण दे दिए जाते हैं, पहले उदाहरण दे दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। यह विधि जो होती है छोटी कक्षाओं, जैसे प्राइमरी लेवल की जो कक्षाएं होती है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। बहुत आसान तरीके से बच्चों को इस प्रकार समझ में आ जाता है। देखे होंगे कि आप कक्षा में जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो बता दिया जाता है, यह नियम नहीं बताया जाता है कैसे जोड़ा जाता है कि 2 × 2 = 4, यह बता दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, फिर बच्चे को प्रश्न दिया जाता है कि बच्चों ऐसे किया जाता है, नियम बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार आगमन विधि जो है छोटी कक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। जैसे बच्चों, उसके बाद अगर बात करते हैं तो इस विधि में 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। किस विधि में? आगमन विधि में। आगमन विधि में 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पूछ दे प्रश्न कि ज्ञात से अज्ञात की ओर गणित के किस विधि में प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे आगमन विधि में। आप क्वेश्चन पेपर जो है, किसी भी टेट का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अच्छे उठाते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। किस विधि में? आगमन विधि में के जो 3 सूत्र होते हैं, पहला होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और तीसरा होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बच्चों, यह तीनों होते हैं आगमन विधि के सूत्र।
बीटीसी के जो बच्चे होते हैं डीएलएड के, इसमें भी क्या करता है, ये पूछता है कि शिक्षण सूत्र बताइए, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र बताइए। तो आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो होते हैं बच्चों, पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बच्चों इसके पश्चात होता है कि आगमन विधि के सूत्र हो गए। इसमें अगली पॉइंट आती है गुण। इसमें अगली पॉइंट आगमन विधि के गुण क्या है, आगमन विधि के गुण क्या है। बच्चों आगमन गुण का मतलब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है, तो इससे प्रत्यक्ष ज्ञान का प्राप्त होता है। आगमन विधि में इन तीनों सूत्रों से या आगमन विधि के अंतर्गत जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष होता है, स्पष्ट होता है। दूसरा गुण क्या है, बच्चे नए नियमों की खोज करते हैं, बच्चे नए नियमों की खोज करते हैं। बच्चों होता क्या, इसमें आगमन विधि में कि बच्चे नए नियमों का खोज करते हैं का मतलब ये हो गया, जैसे आप बताते हैं बच्चों को कि जोड़ की 1 2 3, अगर हम 2 धन 3 बराबर 5 जोड़ते हैं, 2 धन 3 बराबर 5 जोड़ते हैं, तो बताते हैं आप लोग कि 2 1 रेखा खींचिए, 2 रेखा खींचिए, फिर 3 रेखा खींचिए और टोटल को काउंटिंग कर दीजिए तो 5 हो जाएगा। बच्चे उस रेखा को खींचकर भी करते हैं, फिर वह स्वतः दिमाग लगाकर उंगलियों पे भी जोड़ का यह नियम कंप्लीट कर लेते हैं, वह स्वतः विचार करते हैं, वह अपने नियमों की खोज खुद कर लेते हैं। बच्चों इसमें दोष क्या है कि इस विधि में, आगमन विधि में समय ज्यादा लगता है। यहाँ पे नोट किया हूं मैं बच्चों कि आगमन विधि में समय ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, इसका यही दोष है। पूछ दे कि आगमन विधि का दोष क्या है, तो आप बताएंगे कि इसमें समय ज्यादा लगता है, आगमन विधि में समय ज्यादा लगता है। दूसरी पॉइंट है बच्चों निगमन विधि। दूसरी पॉइंट है निगमन विधि। निगमन विधि में होता क्या, निगमन विधि के सूत्र क्या होते हैं। पहले निगमन विधि में हम चलेंगे तो इतना जानेंगे ना कि निगमन विधि होती क्या है, निगमन विधि के सूत्र क्या होते हैं, निगमन विधि के गुण क्या है और निगमन विधि के दोष क्या है। तो इनके बारे में जानने के लिए बच्चों यही ना है, सबसे शार्ट तरीका है, बहुत ज्यादा विराट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो मुख्य बातें हैं वो मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। निगमन विधि में बच्चों, निगमन विधि में, इस विधि में बच्चों को पहले नियम बताया जाता है। निगमन विधि में पहले बच्चों को क्या बताया जाता है, बच्चों को पहले नियम बताया जाता है, बच्चों को पहले नियम बताया जाता है। किस विधि में, निगमन विधि में। निगमन विधि में बच्चों को सबसे पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। निगमन विधि में बच्चों को पहले नियम बताया जाता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यह कि उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यह बच्चों, यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु अनुपयोगी है। यह छोटी कक्षाओं में नहीं, यह उच्च कक्षाओं के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। जब बड़े बच्चों को पढ़ाना होगा, जूनियर को, इंटर को बच्चों को पढ़ाना होता है बच्चों, उसके लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे काफी रुचि लेते हैं इस विधि में। बच्चों फिर से एक बार देखिएगा, इस विधि में बच्चों को पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं हेतु अनुपयोगी है। बच्चों इसके बाद इसके शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। इस विधि के, निगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो होता है पहला कि इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। पहले निगमन करेंगे तब ना हमको क्लियर होता है कि फार्मूला क्या आएगा। इस विधि से में पहला अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। दूसरा होता है बच्चों, दूसरा सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमन विधि में दूसरा शिक्षण सूत्र होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तीसरा शिक्षण सूत्र है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और चौथा है सिद्धांत से उदाहरण की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। यानी ये जो 4 सूत्र होते हैं वह निगमन विधि के होते हैं। शिक्षण सूत्र के यह बच्चों ध्यान दीजिएगा कि सिद्धांत से उदाहरण के, पहले सिद्धांत बताया जाता है, फिर बच्चों को उच्च कक्षाओं में बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले उसके पश्चात बच्चों सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। उसके पश्चात बच्चों निगमन विधि का प्रयोग, निगमन विधि का प्रयोग। आखिर में निगमन विधि का प्रयोग किस
गणित के किन शाखाओं में किया जाता है, यह पूछ दे कि निगमन विधि का प्रयोग गणित के किन शाखाओं में किया जाता है, तो बच्चों निगमन विधि का प्रयोग बीजगणित में, ज्यामिति में, त्रिभुज में, वृत्त में और कमरे का क्षेत्रफल या किसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, इस विधि में बच्चों हम निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। कभी भी आपसे प्रश्न पूछ दे कि बच्चों निगमन विधि का प्रयोग, ये जो निगमन विधि दिखाई दे रही है, इस विधि का प्रयोग बीजगणित, ज्यामिति, त्रिभुज, वृत्त, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने में किया जाता है। बच्चों इस निगमन विधि का गुण क्या है, तो यह उच्च कक्षाओं हेतु बहुत प्रभावशाली है। यह उच्च कक्षाओं के लिए बहुत ही प्रभावशाली नियम है, निगमन विधि है। और बच्चों इसमें इसका दोष यह है कि यह निगमन विधि जो होती है यह रटने पर आधारित होती है। जितना फार्मूला रट लीजिए आपको आसानी मिल जाएगी प्रश्नों को सॉल्व करने में। उसके पश्चात इनके चरण क्या होते हैं, बच्चों पूछ देता है कि निगमन विधि के चरण बताइए। निगमन विधि के चरण बताइए। तो पहला होता है प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है प्रयोग, तीसरा होता है निष्कर्ष, चौथा होता है सत्यापन। फिर से देखिएगा, पहला होता है प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है प्रयोग, तीसरा होता है निष्कर्ष और चौथा होता है सत्यापन। पूछ दिया जाए निगमन विधि के 4 चरण कौन कौन से हैं, तो पहला होता है प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है प्रयोग, तीसरा होता है निष्कर्ष, चौथा होता है आपका सत्यापन। बच्चों यह बात जो थी हमारी वह निगमन विधि से संबंधित थी। अगली पॉइंट आए कि अगला जो विधि होगा वह विश्लेषण विधि होगा। वह कौन सी विधि होगी, विश्लेषण विधि। हम विश्लेषण विधि के बारे में पढ़ेंगे। विश्लेषण विधि के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं बता दे रहा हूं। इस विधि में शिक्षक किसी समस्या को टुकड़ों में बांटकर हल करता है। यह पूर्ण से अंशकीय सूत्र पर आधारित है। बच्चों विश्लेषण का मतलब क्या होगा कि छोटे छोटे भागों को तोड़ दिया जाता है, विश्लेषण कर दिया जाता है। छोटी छोटी बातों को क्या कर दिया, विश्लेषण करके बताया जाता है। तो इस विधि में शिक्षक क्या करता है कि जो समस्या होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग करता है और अलग करके बच्चों को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर क्या करता है, बताता है। कोई समस्या होती है उसको छोटे छोटे भागों में बांट देता है और बांटकर समस्या का समाधान कर देता है। यह विधि किस विधि के अंतर्गत आता है, तो विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। यह विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। बच्चों पूर्ण से अंशकीय सूत्र पर आधारित है, पूर्ण से अंशकीय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, बड़ा एक टुकड़ा होता है उसको छोटे छोटे भागों में करके और सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, इस विधि का सूत्र क्या होता है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। विश्लेषण विधि का एक सूत्र होता है, शिक्षण सूत्र एक ही है, वह है अज्ञात से ज्ञात की ओर। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विश्लेषण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो विश्लेषण विधि का प्रयोग बच्चों, विश्लेषण विधि का प्रयोग जो होता है वह अंकगणित में होता है, अंकगणित में होता है, बीजगणित में होता है और रेखागणित में होता है। विश्लेषण विधि का प्रयोग अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित में होता है। बच्चों इस विधि का गुण क्या है, इसके बाद पॉइंट पे आते हैं कि इस विधि का गुण क्या है। तो इसका ज्ञान, जो प्राप्त ज्ञान, इस विश्लेषण विधि द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है, बहुत टिकाऊ होता है, जल्दी आप भूल नहीं पाएंगे। बच्चों इस विधि में, विश्लेषण विधि का प्रयोग करके अगर अध्यापक आपको पढ़ाता है तो जो ज्ञान आपको मिलेगा वो अस्थायी होगा, बहुत ही टिकाऊ होगा, आप इतनी जल्दी से आसानी से उसको भूल नहीं पाएंगे। दूसरा आता अन्वेषण की प्रभावशाली विधि है, यह अन्वेषण की प्रभावशाली विधि है। दूसरा है यह अन्वेषण की प्रभावशाली विधि है। तीसरा है बच्चों कि बच्चे क्रियाशील रहते हैं। किस विधि में, विश्लेषण विधि में जब छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चों को बताया जाता है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, उत्सुक होकर उस चीज को समझते हैं और उसमें बहुत ही क्रियाशील होते हैं। वह दोष क्या है भाई, कुछ दोष तो होगा ही निगमन विश्लेषण विधि का। तो इस विधि में समय ज्यादा लगता है, विश्लेषण विधि में समय ज्यादा लगता है। दूसरा है
छोटे बच्चों हेतु प्रभावशाली नहीं है। बच्चों यह 1, 2, 3, 4 फर्स्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के लिए और फोर्थ फिफ्थ क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी नहीं है, बहुत प्रभावशाली, उस पे बच्चों पे प्रभाव नहीं डालता है। यह बड़े बच्चों को अगर बताया जाता है, उच्च कक्षाओं में बताया जाए तो बहुत ही प्रभावशाली विधि है। ठीक है बच्चों, अगली पॉइंट आती है हमारी संश्लेषण विधि। अगली विधि आती है हमारी संश्लेषण विधि। अब जानने का प्रयास हम यह करेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से, कि इस विधि में छोटे छोटे विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। बच्चों, संश्लेषण विधि में छोटे छोटे विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। पूछ दिया जाए कि किस गणित के किस विधि को, गणित के शिक्षण की किस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, तो आप टेट में 1 नंबर का क्वेश्चन बता देंगे कि संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है कि इस विधि में छोटे छोटे विषयों को जोड़कर अध्यापक पढ़ाता है। छोटे छोटे विषयों को, जिस छोटे छोटे विषयों को कलेक्ट करके अध्यापक जो पढ़ा रहा हो, तो समझिएगा कि वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है, संश्लेषण विधि का प्रयोग कर रहा है। इसमें जो शिक्षण सूत्र होते हैं बच्चों, संश्लेषण विधि में जो प्रयुक्त शिक्षण सूत्र होते हैं वह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। हमको पता होता है, फिर उसके बारे में जोड़ते जोड़ते जाते हैं, अज्ञात की तरफ जाते हैं। पूछ दिया जाए कि आपको, यदि पूछ दे कि संश्लेषण विधि में का शिक्षण सूत्र है, 4 ऑप्शन दे दे जिसमें एक ज्ञात से अज्ञात की ओर हो, तो यही आपका सही होगा। बच्चों, कभी भी आप ऐसी गलत नहीं करेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो। बच्चों, अगर आप किताब में जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको मैं इस शिक्षण विधियों को, गणित के शिक्षण शास्त्र को बहुत ही शॉर्ट तरीके में बता रहा हूं, जो आपको काफी पसंद आएगा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बच्चों, प्रयोगात्मक विधि, जो हमारी 5वीं विधि आती है वह है प्रयोगात्मक विधि। 5वीं विधि है प्रयोगात्मक विधि। बच्चों, इस विधि में शिक्षक को नियमों सिद्धांतों की जानकारी देता है। इस विधि में, प्रयोगशाला विधि में बच्चों, शिक्षक क्या करता है कि बच्चों को सिद्धांतों और नियमों की जानकारी देता है। प्रयोगशाला विधि में, फिर से देखिएगा, प्रयोगशाला विधि में शिक्षक जो होते हैं अध्यापक को नियम और सिद्धांत के बारे में बताते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। बच्चों, फिर बच्चे प्रयोग द्वारा नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। बच्चों, इसमें क्या होता है प्रयोगशाला विधि में, एक बार फिर से देखिएगा, बहुत शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूं। इस विधि में शिक्षक जो होता है बच्चों को नियम और सिद्धांत बताते हैं, और नियम सिद्धांत बनाने के बाद बच्चे स्वयं इतना एक्साइटेड होते हैं इस विधि में कि वह नियम और सिद्धांत की खुद जांच कर लेते हैं और खुद उसकी सत्यता की जांच करते हैं कि क्या यह नियम या सिद्धांत सही है कि नहीं है, वह चेक करके प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत सिद्ध कर लेते हैं। बच्चों, यह प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आता है। यह विधि करके सीखने, निरीक्षण, यह विधि जो होती है बच्चों, यह विधि प्रयोगशाला विधि करके सीखने, निरीक्षण करके सीखना, सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विधि करके सीखने, निरीक्षण करके सीखना, सिद्धांत पर कार्य करती है। पूछ दिया जाए कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो बच्चों आप बताएंगे कि यह विधि करके सीखना और निरीक्षण करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत ही शॉर्ट तरीके में, बहुत लंबा चौड़ा करेंगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा, और शॉर्ट में लिख देंगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा। बच्चों, दूसरी पॉइंट है इसमें कि इस विधि का प्रयोग रेखा गणित व क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। बच्चों, प्रयोगशाला विधि में का प्रयोग जो होता है वह रेखा गणित व क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। इस विधि का गुण क्या है? बात आती है कि पूछ दिया जाए कि प्रयोगशाला विधि का गुण क्या है, तो जो बच्चों इससे ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रयोगशाला विधि से ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है। प्रयोगशाला विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है। बच्चे करके सीखते हैं, प्रयोगशाला विधि को बच्चे करके सीखते हैं, खुद सीखते हैं। प्रयोगशाला आप
भाई साइंस में भी पढ़े होंगे आप, रसायन विज्ञान में भी पढ़े होंगे, किसी केमिकल के बारे में जानकारी लेना होता है तो आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, फिर बताते हैं कि उसका गंध कैसा। वैसे इसमें होता है कि प्रयोगशाला विधि में बच्चे करके सीखते हैं और इसका ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है। इसमें एक दोष होता है भाई, जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रयोगशाला करेंगे तो समय लगेगा ही। ट्रिक है इसका, सबसे आसान ट्रिक कि कोई भी कार्य करेंगे तो समय लगेगा, तो इसमें समय ज्यादा लगता है, इस विधि में समय ज्यादा लगता है। यह उच्च कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है। और सबसे लास्ट आखिरी विधि है खेल विधि। सबसे लास्ट और आखिरी विधि है खेल विधि। इस विधि में शिक्षक खेल खेल में शिक्षा देता है। इस विधि में अध्यापक जो होता है खेल खेल में ही बच्चों को शिक्षा देता है। इस विधि के प्रतिपादक हेनरी कार्डवेल कुक हैं। बच्चों टेट में बहुत अच्छा, सीटेट और टेट में और केंद्रीय विद्यालय जैसे परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रश्न इससे पूछता है, और यह हमेशा पूछा गया है कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन हैं। खेल विधि के प्रतिपादक कौन हैं, जो मैं आपको एकदम क्लियर बता दूंगा शॉर्ट तरीके से। देखिएगा कि खेल विधि में अध्यापक खेल खेल में बच्चों को बता देता है, शिक्षक बता देता है, और खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कार्डवेल कुक हैं। प्रतिपादक जो है इनके, खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कार्डवेल कुक हैं। और सर्वप्रथम फ्रोबेल ने खेल शिक्षा के महत्व को स्वीकारा था। ध्यान दीजिएगा, फ्रोबेल थे, इनका भी खेल विधि में बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो ये फ्रोबेल थे सर्वप्रथम, यह खेल शिक्षा के महत्व को सबसे पहले इन्होंने स्वीकारा था। फ्रोबेल ऐसे वैज्ञानिक थे जो बच्चों गणित के जो खेल शिक्षा विधि है इसको सबसे पहले उन्होंने स्वीकारा था। बच्चों इसी प्रकार अगली पॉइंट आती है कि कक्षा स्तर के अनुसार इस विधि को 3 भागों में बांटा गया। खेल विधि को कक्षा अनुसार, जैसे प्राइमरी हो गया, जो इंटर हो गया, और उसके बाद उच्च शिक्षा हो गई, इसको 3 भागों में बांटे थे। बच्चों कक्षा के अनुसार इस विधि को, किस विधि को, खेल विधि को 3 भागों में बांटा गया। खेल विधि के 3 भाग। पहला है बच्चों प्राथमिक, पहला है प्राथमिक, दूसरी भाग बांटा गया माध्यमिक, और तीसरी भागों में बांटा गया वो उच्च शिक्षा थी। बच्चों खेल विधि को पूछा जाए, खेल विधि को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे खेल विधि को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक, दूसरा माध्यमिक, और तीसरा उच्च। ठीक है बच्चों, प्राथमिक के अंतर्गत क्या आता है, तो प्राथमिक में बच्चों को खेल खेल के द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जाता है। खेल खेल के द्वारा अक्षर ज्ञान कराया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे प्राइमरी में कि क लिखना होता तो कहते थे आप लोग कि पहले 0 पारिए, उसके बाद एक रेखा खींचिए, ऐसे मोज लटकाइए, फिर एक आप लोग ऐसे करते थे, बताते थे, आपको याद होगा। तो ऐसे अक्षर ज्ञान कराया जाता है। छोटे टुकड़ों को बिखेरना, समेटना। बच्चों छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें खेल खेल विधि में अध्यापक जो पढ़ाता है गणित में, तो एक टुकड़ा उधर फेंक देता है, एक टुकड़ा उधर फेंक देता है, और सब बच्चों से लाने को कहता है, कलेक्ट करता है, और कहता है कितने टुकड़े हो गए, तो बच्चे काउंटिंग करके आसानी से बता देते हैं। इस प्रकार उनको ज्ञान होता है। दूसरा है माध्यमिक। तो बच्चों माध्यमिक एजुकेशन में खेल विधि किस प्रकार सहायक है, यह मैं बता रहा हूं। तो काल्पनिक बातचीत, घटना वर्णन, डायरी लिखना। बच्चों इसमें काल्पनिक बात, घटना वर्णन और डायरी लिखना। बच्चों माध्यमिक में बच्चे खेल विधि के द्वारा वह काल्पनिक बातें करते हैं कि हम, जैसे कोई भी होता, मैं एक खेलता, क्रिकेट खेलता तो 6 मार देता, वो कल्पना करते हैं तो 6 रन मिल जाता, 6 रन का ज्ञान करता, सब कुछ ये करता है। वह काल्पनिक बातचीत करता है। घटना का वर्णन, कोई घटना होती है उसका वर्णन करके सीखता है, और डायरी लिखना भी माध्यमिक स्तर के बच्चे करते हैं। और लास्ट है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा क्या बच्चों, तो उच्च शिक्षा नाटक, कहानी आदि लिखन। बच्चों यह खेल विधि के द्वारा बच्चों क्या करते हैं, नाटक करते हैं, कहानी लिखते हैं, और उसके द्वारा वह शिक्षा अर्जित करते हैं। यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हमेशा टेट, सीटेट और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के प्राइमरी परीक्षाओं में 100% पूछता है। बच्चों इसको याद रखिएगा। फिर से एक बार बता रहा हूं कि खेल विधि के प्रतिपादक जो हैं हेनरी कार्डवेल कुक हैं, और सर्वप्रथम फ्रोबेल ने खेल शिक्षा को स्वीकारा था।
बच्चों इस विधि के गुण क्या है? तो बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। खेल विधि में बच्चे, आसान तरीका है इसको समझने का, खेल खेल में बच्चे इस विधि में सीखते हैं और मानसिक शारीरिक विकास में सहायक होता है। जो बच्चे खेल खेल कर सीखेंगे, दौड़ते हैं, खेलते हैं, जो भी होता है, तो उनका शारीरिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों तीसरी पॉइंट है कि अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि में, खेल विधि में अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। फिर से देखिएगा, खेल विधि की कितनी विधियां होती है? 3 विधियां। प्राथमिक में खेल विधि का प्रयोग प्राथमिक में किया जाता है, माध्यमिक में किया जाता है, उच्च में किया जाता है। अक्षर ज्ञान होता है छोटे टुकड़ों में और बिखेरना समेटना होता है। माध्यमिक में क्या होता है? काल्पनिक बात, घटना का वर्णन और डायरी लिखना। उच्च शिक्षा में होता है नाटक, कहानी का लिखना। और यह इसके गुण है कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, मानसिक शारीरिक विकास होता है और सहायक अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। बच्चों इसके बारे में हम अगली पॉइंट जो बताएंगे, अगली कड़ी, इसके बाद की जो विधियां बताएंगे, गणित की शिक्षण विधियों के बाद क्या आता है, उसको न्यूमेरिकल टाइप जो प्रश्न आएंगे उसको मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में बताऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगली वीडियो में बताऊंगा।